नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना पूरी हो गई है। 6056 वोटों से कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने जीत दर्ज की है। हालांकि 13वें 14वें राउंड की गिनती में तेजी से जीत का अंतर कम हुआ। दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतगणना के अंतिम चरण तक कांग्रेस ने मजबूत बढ़त बनाए रखी थी। शुरुआती राउंड में बीजेपी ने बढ़त बनाई, लेकिन उसके बाद तीसरे और चौथे राउंड से कांग्रेस ने बढ़त हासिल की और आखिरी दौर तक उसे बरकरार रखा। खास बात यह रही कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ नंबर 121 पर भी कांग्रेस को बढ़त मिली। इस बूथ पर कांग्रेस को 291 और बीजेपी को 264 वोट मिले, यानी कांग्रेस ने यहां 27 वोटों की बढ़त दर्ज की। मतगणना के दौरान आजाद समाज पार्टी को भी 20,000 से ज्यादा वोट मिले। उधर बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा कि चुनाव परिणाम की समीक्षा की जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस खेमे में जीत के साथ ही जश्न का माहौल शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मिठाइयां बांटी जाने लगी हैं। आपको बता दें कि ये सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के सहकारी ग्रामीण विकास बैंक फ्रॉड मामले में सजा मिलने के बाद खाली हुई थी। अब उपचुनाव के नतीजे मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या संकेत देने वाले हैं, तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। परिणाम अप्रत्याशित हैं, पर जनता जनार्दन है और सबका आशीर्वाद श्रोधार है। जो मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है वो सर माथे स्वीकार करता हूँ। क्या कहेंगे सर? बड़ी अभी लड़ाई जारी है, अभी बहुत जल्दी किसी भी प्रकार की कोई बात करना ठीक नहीं है, पर जो जनादेश आएगा उसको सर झुका करके हाथ जोड़ करके स्वीकार करूंगा। 12,168 वोटों से पीछे कैसे लीड कर पाएंगे अब सिर्फ 3 राउंड बचे हैं। लड़ाई का सूत्र है, हमें आखिरी दम तक वहां रहना है। आप निश्चिंत रहिए, पूरे जोश के साथ में हमारा एक एक समर्पित कार्यकर्ता डटा हुआ है और गणना जारी है। तो आपने बाइट सुनी थी जब आखिरी के 2 या 3 राउंड बाकी, तो उस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा कि जनता का जो फैसला होगा उसको स्वीकार किया जाएगा और फैसले की समीक्षा की जाएगी। और अब फैसला आ चुका है, अब इस पर जरूर समीक्षा करेगी बीजेपी कि आखिर चूक कहां हुई। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम भी चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता रजनी ठाकुर जी, बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले रजनी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि आप लोग दावा तो कर ही रहे थे और जीत अब आप लोग के हिस्से में है, तो इसलिए बधाई तो बनती है। लेकिन यहां पर जिस तरह से कल की अगर हम बात कर लें, राजेंद्र भारती को आप लोग ने सस्पेंड कर दिया, घनश्याम सिंह भीतरघात की लगातार आरोप लगा रहे थे, तो तमाम आप लोग भी ऐसा लग रहा था इन बयानों से कि आश्वस्त नहीं थे इस जीत को लेकर, क्योंकि एक दिन पहले इतनी जल्दबाजी में राजेंद्र भारती को सस्पेंड कर देना, घनश्याम सिंह की तरफ से भीतरघात की बात करना, तो क्या आप लोग इसको लेकर आश्वस्त थे? क्योंकि यह बयान तो ऐसा लग रहा है कि जीत को लेकर आप लोग आश्वस्त नहीं थे, फिर भी जीत हुई, आपकी बधाई हो। प्रतिक्रिया आपकी क्या कहना चाहेंगे? और जो तमाम जो बयान आप लोग के 1-2 दिन से आ रहे थे, उस पर भी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा कि आखिर ये बयान क्यों सामने आ रहे थे। देखिए, जो कांग्रेस है वो कॉन्फिडेंट तो जरूर थी, लेकिन हम लोग बीजेपी की तरह ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे। क्योंकि बीजेपी का तो कहना यह था कि हमारे सामने ना कांग्रेस प्रत्याशी है, ना वो जो तीसरे पक्ष जो चुनाव लड़े थे एएसपी से, वो भी उनको दरकिनार कर रहे थे। तो हम कॉन्फिडेंट थे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे बीजेपी की तरह। और जिस तरीके से अगर कहा जाए कि आरोप प्रत्यारोप लगे थे राजेंद्र भारती जी के लिए, तो निश्चित तौर पर उनके लिए पत्र जारी हो गया है। जो हमारे प्रत्याशी रहे घनश्याम सिंह जी, देखिए संगठन सर्वोपरि होता है और संगठन सृजन के माध्यम से जिस तरीके से अभी काम चल रहा है, तो निश्चित तौर पर अनुशासन का इसमें पूरा तौर से ध्यान रखा जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे राजेंद्र भारती हो या कोई भी होगा, उन पर ऐसी टाइप की निर्णायक गतिविधियां की जाएंगी अगर पार्टी ऐसा देखेगी तो। ठीक है, लेकिन एक दिन पहले ये कड़ी कार्रवाई हमने देखी। सत्येंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। रजनी जी, मैं ये कहना चाहती थी कि 50% चुनाव तो हम लोग उसी समय जीत गए थे जब इन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित किया था। क्योंकि उपचुनाव के बाद जिस तरीके से जब राजेंद्र भारती जी की सदस्यता रद्द हुई थी और जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा जी ने अपनी जो उपचुनाव के लिए तैयारियां जो जारी कर दी थी, और जारी करने के बाद जब उनका टिकट कट गया, तो और जो कैंडिडेट जो बीजेपी से आशुतोष जी तिवारी जी को जहां पर घोषित किया गया, तो निश्चित तौर पर जो उनके फॉलोवर्स थे उनका कहीं ना कहीं पूरा दिल टूट गया था। और कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि संगठन सर्वोपरि है, लेकिन संगठन के साथ साथ नेता के फॉलोवर्स भी होते हैं, तो निश्चित तौर पर उन फॉलोवर्स को हर्ट पहुंची होगी, उनको दर्द हुआ होगा और कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ जयचंदों के कारण भी हम हो सकता है कि कांग्रेस जीते थे, और कांग्रेस के साथ साथ आज बहुत खुशी का मौका है क्योंकि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, हमारे जितने भी दिग्विजय सिंह जी, जितने भी नेता वहां पर प्रचार प्रसार और कमान संभाले हुए थे, हर बूथ पर, हर प्रबंधन पर उनने अपने जा जाके लोगों से प्रचार प्रसार किया। आशुतोष तिवारी जी को तो कोई नहीं जानता था क्योंकि वो क्षेत्र उनके लिए शायद नया था, लेकिन अगर घनश्याम जी की बात करूं तो क्षेत्र उनसे बखूबी बहुत अच्छे से जाना माना ठीक है, था। तो और आप वहां कह की रहे हैं कि जनता उन्हें प्रत्याशी लाइक की भी करती, जीते उनका जो यहाँ पर स्वभाव है उसको भी जनता प्रत्याशी बहुत का असर पसंद हुआ कर है। रही थी। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास से। सत्येंद्र जी, क्योंकि देखिए दावे तो आप लोग की तरफ से भी किए जा रहे थे और रणनीति भी यहाँ पर आप लोग कह रहे थे कि जिस रणनीति के साथ आप लोग मैदान में उतर रहे हैं वो रणनीति जरूर कारगर साबित होगी, लेकिन कहाँ चूक होगी आपको लगता है? हालांकि अगर पिछले बार के मुकाबले देखें तो जरूर तकरीबन 1,500 के आसपास वोट में कमी आई है कांग्रेस के, तो कहाँ लगता है कहाँ चूक हो गई आप लोग की? क्योंकि सरकार आपकी, अक्सर कहा जाता है कि जिनकी सरकार होती है उपचुनाव भी वही पार्टी जीतती है, तो कहाँ कुछ कमी रह गई? देखिए, अब वो समीक्षा करेंगे हम, हम्म। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं। अभी 14 राउंड का इलेक्शन कमीशन के द्वारा आ रहा है, हम ट्रेल कर रहे हैं, लेकिन निसंदेह अभी भी वो जो डिफरेंस है वो कोप अप हो सकता है। और अभी हम जब तक पूरा फाइनल ना हो जाए तब तक उसको नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व और हम सभी समीक्षा करते हैं। हमारे यहाँ विजय की भी समीक्षा होती है, हमारे यहाँ 13-14 हजार हर से बात की लीडिंग समीक्षा चल होती रही है। है। वो जो पॉइंट्स होंगे उनको निकल करके हम काम करेंगे उस पर। लेकिन अभी बताऊं क्या हार, जो जिस प्रकार से हमें अभी लगभग 60,000 वोट वहां मिल चुके हैं, हम्म। तो हमारे जो 60,000 भगवान रूपी जनता है वह हमारी जो और भी आगे अभी वोट्स मिल रहे हैं, जब फाइनल आएगा तब बतेगा चलेगा। लेकिन हाँ, हमने वहां पर 1.5 लाख से ज्यादा हमारी लाडली बहनें वहां पर हैं, उनको हम हर महीने 1,500 रुपए प्रति माह दे रहे हैं। हमने वहां पर हजारों घर बना करके दिए हैं, हमने शौचालय वहां पर दिए हैं, हमने उज्ज्वला की कनेक्शन वहां पर दिए हैं, उसके बावजूद भी अनेक सुविधाएं 2023 हमने में वहां दी बिहार में हैं। उपचुनाव पीताम्बरा हार माई गए। का लोक वहां पर हम बना रहे हैं, उसमें 100 करोड़ से ज्यादा की राशि वहां पर हमारी सरकार के द्वारा हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि वहां पीताम्बरा माई के लोक को हम समृद्ध कर रहे हैं। हम सोनागिर जी में जैन तीर्थ है, पवित्र जैन तीर्थ, भगवान चंदा प्रभु जी का मूल नायक है वहां पर, उसको भी हम समुन्नत कर रहे हैं, वहां पर भी हम काम कर रहे हैं। और वहां पर भी हमने शराबबंदी की हुई है माँ सोनागिरी में और दतिया में माँ पीताम्बरा माई के पवित्र स्थल पर। तो ऐसे अनेक कार्य हमने किए, आगे हम करते रहेंगे। और निसंदेह अभी भी जब पूरा फाइनल आएगा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री होगी। और हमारे जो कांग्रेस के लिए जरूर, कि कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी विधायक थे, जो सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी रहे हैं, ऐसे राजेंद्र भारती जी, और देखिए प्रमाणित हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये महापाप किया था। क्यों भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया? जब पता था कि 2012 से उनके ऊपर केस चल रहा है, 1998 का वो मामला था, 2012-13 से चल रहा है, और सर्टिफाइड भ्रष्टाचार समझ में आता है। तो कांग्रेस पार्टी को टिकट ही नहीं देना चाहिए था उपचुनाव में उनको, वो पहले 2023 के चुनाव में। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया। अब फिर उन्होंने कहा, उनका ग्वालियर कोर्ट में मामला चल रहा था, तो ग्वालियर कोर्ट से उस मामले को स्वयं राजेंद्र भारती ने कोर्ट में हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह करके कि साहब हमारा ये मामला जो है हमारा दिल्ली ले जाया जाए, यहाँ पर हमारे विपक्ष में आ सकता है। लेकिन दिल्ली में भी कोर्ट ने भी उनको, राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुना दी और उनको आरोपी सिद्ध कर दिया। ये मतलब चुनाव, ये बहुत बड़ी डेंट था। और ये कांग्रेस चाहती तो बचा सकती थी, पहले ही राजेंद्र भारती को टिकट नहीं देते। अब चूंकि उपचुनाव हुआ, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने दूसरों को टिकट दिया, जो घनश्याम सिंह जी को। और घनश्याम सिंह जी और राजेंद्र भारती जी का ही कितना हम सब ने देखा है कि जबरदस्त द्वंद्व चल रहा है। वो कह रहे हैं कि, घनश्याम जी कह रहे हैं कि हमें राजेंद्र भारती ने भीतरघात नहीं किया है, हम उनके ऊपर प्रतिघात किया है, संघात किया है, सीधा सीधा आघात किया है। तो कांग्रेस पार्टी में से आघाती लोग भरे पड़े रहते हटा हैं। दिया है यह बात पार्टी क्लियर समझ में आ रही ये है। तो हमारी पार्टी की बात है। तो आप देखिए ना, जब पार्टी में ये चीजें आई हैं तो पार्टी ठीक है, लगता है कि थोड़ी सी कुछ आवाज में डिस्टर्बेंस है, आप लोग की आवाज यहां पर रुक गई है। सुरेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुरेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुरेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
चल लगता है कि हमारे जो गेस्ट हैं उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यहां पर जिस तरह से दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही ईडी चोटी की यहां पर जोर लगाई थी और ऐसा लग रहा था महज ये एक उपचुनाव नहीं है बल्कि एक अहम चुनाव है। इस चुनाव से मध्य प्रदेश की राजनीति तय होगी। हालांकि अगर बात करें तो पिछली बार ये सीट कांग्रेस की ही थी और अभी तक जिस तरह से परिणाम सामने आए हैं ये सीट फिर से कांग्रेस के हिस्से में चली गई है और इसको लेकर समीक्षा जरूर की जाएगी बीजेपी की तरफ से कि कहां पर चूक हो गई। लेकिन जिससे इस बाय इलेक्शन का उपचुनाव के ऐलान किया गया था उसके बाद से ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद नरोत्तम मिश्रा मैदान में होंगे। नरोत्तम मिश्रा की तरफ से इसकी तैयारी भी की गई थी, लेकिन फिर ऐन वक्त पर सीट टिकट बदल दी गई। उसके बाद हमने देखा वहां पर कुछ माहौल भी ऐसा बना, जो समर्थक थे बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा के उन्होंने विरोध किया, लेकिन उसके बाद फिर खुलकर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से बीजेपी उम्मीदवार का सपोर्ट किया गया। लेकिन क्या कार्यकर्ता इस बात को मान पाए थे? सुरेश शर्मा जी, क्या कार्यकर्ता इस बात को मान पाए थे? हमने देखा था जिस तरह से जब टिकट बंटवारा हुआ, जब टिकट दिया गया आशुतोष तिवारी को, तो दतिया की सड़कें बहुत लंबा वहां पर जाम लग गया था। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा खुद सामने आए, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को समझाया। नरोत्तम मिश्रा तो यहां पर मान गए, खुलकर पूरा प्रचार प्रसार किया, लेकिन क्या उनके समर्थक और कार्यकर्ता इस बात को मान पाए थे? क्योंकि जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है शायद कुछ और इशारा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जीतने के लिए कांग्रेस को बधाई देता हूं और जो भाजपा के हमारे जो प्रवक्ता साथी बैठे हैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूं मैं, जो चुनाव हारने के बाद भी ये कह रहे हैं, या एक राउंड चुनाव आयोग ने नहीं बताया, उस एक राउंड में भी वो कह रहे हैं कि हमारी जीत की संभावना भी है। तो मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि इतना बड़ा आत्मविश्वास भाजपा के नेता में ही हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सारा दतिया उपचुनाव है, इस दतिया उपचुनाव में सबसे बड़ी गलती केंद्रीय नेतृत्व भाजपा की ओर से हुई है, क्योंकि वो जो डिजिटल सर्वे और डाटा इसके बेस पर अटके रहे, कार्यकर्ता की भावना को, कार्यकर्ता के विचार को और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के विचार को उन्होंने अनदेखी की। यदि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के द्वारा भेजे गए एक नाम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को स्वीकार कर लेते तो कार्यकर्ताओं में इतना आक्रोश उत्पन्न नहीं होता। इसके बावजूद भी मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि नरोत्तम मिश्रा जी ने खुद भी सक्रियता दिखाई और कार्यकर्ताओं को भी मनाने की कोशिश की, लेकिन जो भाजपा का मतदाता है शहरी क्षेत्र का और जहां मुख्य रूप से भाजपा का गढ़ माना जाता है, उसने भाजपा को वोट नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हाईकमान के द्वारा लिए गए निर्णय की भाजपा के समर्थक मतदाताओं ने भी सहमति नहीं दी। इसलिए ये दूसरा, इस सारे प्रसंग में हमें इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि संघ की भूमिका जो है वो भी अपने एक प्रचारक को विधायक बनाने की थी और एक स्थापित नेतृत्व को पीछे करने की एक, हो सकता है घोषित अघोषित कैसी भी रणनीति होगी जिसके कारण नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटा। अन्यथा ये कहा जा सकता था कि भाई सीट तो आज भी आप हार गए, लेकिन एक बहुत बड़े दिग्गज व्यक्ति को चुनाव हटा करके आप दो नुकसान में गए हैं। आज एक नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज व्यक्ति का आपने राजनीतिक कैरियर दांव पे लगा दिया और दूसरा जो है आप विधायक भी नहीं बना पाए। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आपकी जो रणनीतिक चूक है। मैं अभी तत्काल ये नहीं कहने की स्थिति में हूं कि ये केंद्रीय नेतृत्व का दंभ है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़े बहुत दिन बाद इसकी समीक्षा होगी। तो ये जो दतिया का उपचुनाव है ये केवल जबरदस्त मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिए संदेश है। मैं एक बात फिर साथ जोड़ना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, यहाँ के कार्यकर्ता को देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहा जाता है। किसी अन्य राज्य के कार्यकर्ता को देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहा जाता हो ऐसा कोई उदाहरण पे कभी सामने नहीं आया। और ये केवल इसलिए है कि कुशाभाऊ ठाकरे जी ने जिस प्रकार का संगठन यह बनाया था, संगठन में कार्यकर्ता का भाव होता था, कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक पार्टी कही जाती थी। आज ये राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता आधारित न रह करके डिजिटल हो गई है और डाटा बेस हो गई है, कॉल सेंटर्स बन गए हैं, उनके अंदर संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है, जिसके कारण आज पूरी की पूरी ये स्थिति बनी हुई है कि कोई के कार्यकर्ता के पास संवेदना नहीं है। यदि
सत्येंद्र कहेंगे, उनकी वो भी इस बात की पुष्टि करेंगे कि जो बूथ मैनेजमेंट, पन्ना प्रमुख और ये सब जो बनाए हुए हैं, इनसे व्यक्तिगत संवाद नहीं होता, इनसे केवल डाटा डिजिटल ट्रांसफर का खेल होता है। तो उसके कारण जो संवेदनाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हुआ करती थी, वो धीरे धीरे गायब हो गई और उसका परिणाम ये निकला। लेकिन आप इस बात को बड़ी चेतावनी के रूप में देखिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में परचम फैल रहा है, वो न तो दतिया सीट बचा पाई और ना ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट बचा पाई। ठीक है, मुझे लगता है इसको लेकर जरूर बीजेपी समीक्षा करेगी। लेना पड़ेगा, यदि कार्यकर्ता का ध्यान नहीं रखा गया तो ऐसे डैमेजेज होते रहे। ठीक है रजनी जी, लेकिन जिस तरह से हमने देखा, चाहे आपके प्रत्याशी हैं घनश्याम तिवारी या आपके नेता, आप भी कह रहे थे, जयचंद की बात कर रहे थे, घनश्याम तिवारी भी कह रहे थे, कुछ बीजेपी के नेता ने भी हमारा मदद किया, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी के नेताओं की तरफ से या जो भी आप नाम ले रहे हैं, अगर उनका समर्थन नहीं होता तो फिर ये कांग्रेस के लिए जीत मुश्किल होती? देखिए, हमें तो ये पता है कि हमारे कांग्रेस के जितने भी संगठन के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे हमारे संगठन में महिला कांग्रेस रही हो, चाहे यूथ कांग्रेस रही हो, एनएसयूआई रही हो, सभी ने अपना योगदान दिया है। अब क्या बीजेपी वालों के, क्या उनके जो जयचंदों ने अगर उनका सहयोग किया है तो ये नहीं कह सकते वो अपना अब निरीक्षण इस चीजों का पार्टी खुद लगा ले कि क्या हुआ हैगा। लेकिन हमें तो अपनी बीजेपी की तरफ से तो अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया ना। आप अगर जयचंद की बात कर रहे हैं तो आपने तो एक्शन लेकर ये साबित कर दिया कि आप ही की पार्टी में थे, इसलिए कल आपने राजेंद्र भारती को सस्पेंड भी कर दिया आपने, और रिजल्ट नहीं आया उसके एक दिन पहले आपने सस्पेंड कर दिया। जी बिल्कुल, अगर देखिए जैसा कि कहा था कि राजेंद्र भारती जी के साथ जब न्यायपालिका का निर्णय नहीं आया था, निश्चित तौर पर पार्टी उनके साथ ही थी। लेकिन अगर अनुशासन की बात की जाए, क्योंकि अभी राहुल गांधी जी का जो संगठन सृजन चल रहा है, उसके माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे कोई बड़ा नेता हो या छोटा व्यक्ति होगा, उस पर कार्रवाई होगी। जिस तरीके से जो हमारे भी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं घनश्याम जी, उनका आरोप लगा था कि राजेंद्र भारती जी ने कांग्रेस पार्टी का मतलब समर्थन नहीं किया है और उन्होंने पार्टी का काम लास्ट में नहीं किया था। ठीक है, मेरे पास समय कम है, वो 2-3 मुद्दे में जाना चाहूंगा। आपको लगता है कि वो 2-3 मुद्दे कमाल कर गए कांग्रेस की इस जीत में? देखिए, जो मुद्दे रहे हैं वो देश जो ये लोग कहें कि स्थानीय मुद्दे बस रहे थे, देशव्यापी मुद्दे नहीं थे, तो देशव्यापी मुद्दे जरूर थे। क्योंकि अभी जो आप देख सकते हैं, जो नीट प्रोटेस्ट हुआ था जेनजी के द्वारा, और चाहे राम मंदिर की चोरी की बात कही गई है, क्योंकि यहाँ देश का जो प्रत्येक व्यक्ति, मध्य प्रदेश का दतिया का व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जिसने राम मंदिर में। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय मुद्दे भी दतिया के उपचुनाव में काम कर गए। सत्येंद्र जी, आपको लगता है कि ये राष्ट्रीय मुद्दे दतिया के उपचुनाव में इसका कुछ असर हुआ होगा? जी, संक्षेप में। देखिए, मुझे लगता है प्रचार कर रहे थे, यदि जैन जी और राम मंदिर के कारण जीते हैं तो फिर क्या कांग्रेस के नेता वहां क्या कर रहे हैं? सुन लीजिए, मैं ये कह रही हूँ कि देशव्यापी मुद्दे। ठीक है रजनी जी, लेकिन अगर आप इन मुद्दों की बात करते हैं तो आप ये मुद्दे आप लोग की तरफ से नहीं उठाए गए थे, ये जेएनसी की तरफ से था, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुद्दे थे ही नहीं है। तो क्या लोगों को अब आपसे उम्मीद छोड़कर जेएनसी से उम्मीद करनी पड़ेगी? ठीक है, ये मुझे लगता है सवाल भी ये जरूर खड़ा होगा, अगर आप इसका क्रेडिट लेना चाहेंगे तो। ठीक है सत्येंद्र जी, जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं रजनी जी, क्या वाकई ये मुद्दे असर डाल रहे होंगे? गांधी को मिलने तक नहीं समय दिया। सत्येंद्र जी, राहुल गांधी मिलने नहीं जा पाए। ठीक है, समय कम है। ठीक है रजनी जी, सुन लेते, समय कम है। सत्येंद्र जी, दिया जाएगा। देखिए, मैं बोलना चाहता हूं इसमें। नहीं रजनी जी, ठीक है, आप समय कम है, सत्येंद्र जी को सुन लेते हैं। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। सत्येंद्र जी, देखिए, मुझे लगता संक्षेप में है लेके कि सत्येंद्र जी हमारी को जो साथ, हाँ देखिए, जो भी निर्णय आएगा, अभी पूरा फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन मैं ये बता देता हूं कि हमारी पार्टी समीक्षा करती है और हम क्या कमी रह गई। अब कांग्रेस पार्टी तो पहले देखा जाए नीतिगत आधार पर तो ये सीट कांग्रेस की थी और अभी भी कांग्रेस जीत सकती है। ये तो कांग्रेस का मतलब इतनी खुशी होने की बात नहीं है। अगर हाँ, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या कमी रह गई, सोचो और सुधार करो। हम कहते हैं असफलता ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं कि सीट तो कांग्रेस की थी और कांग्रेस के पास अगर ये सीट जा रही है तो इसमें बीजेपी का ऐसा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी समीक्षा करेगी, समीक्षा करना भी चाहिए कि आखिर अगर हम इस सीट हारे तो क्यों हारे, और जीत की भी समीक्षा होती है ताकि फिर दोबारा ऐसी जीत दोहराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप तीनों मेहमानों का, रजनी ठाकुर जी, सत्येंद्र जी और सुरेश शर्मा जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से दतिया का जनादेश सामने आया है, पहले के कुछ राउंड में बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद से जो बढ़त कांग्रेस ने बनाई वो आखिरी तक जारी रही। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता अभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं,
लेकिन अब चीजें इतनी बदलेंगे नहीं। जीत कांग्रेस की यहां पर हो चुकी है और कांग्रेस के खेमे में जीत का जश्न है और बीजेपी इस हार की समीक्षा की बात कर रही है। लेकिन देखना होगा मध्य प्रदेश की राजनीति में इस जीत हार का क्या असर होगा। इसी के साथ हमारे खास पेश करते हैं फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।